नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। साथियों, आज आप लोगों के लिए यूपीएससी का टेस्ट सीरीज लेकर के आया हूं साथियों, जो दृष्टि आईएएस का है। जी हाँ साथियों, और ये तीसरे नंबर का टेस्ट सीरीज है आपका। साथियों, ये तीसरे नंबर का टेस्ट सीरीज है और आप लोगों को टेस्ट सीरीज की कीमत उन्हीं लोगों को पता है साथियों, जो लोग यूपीएससी की प्री की और यूपी पीसीएस प्री की जो है एग्ज़ाम इस बार में साथियों देने वाले हैं। क्योंकि टेस्ट सीरीज का आपका सिलेक्शन में, प्री का हो चाहे मेंस का हो साथियों, आपके सिलेक्शन में आपका टेस्ट सीरीज एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है साथियों। जी हाँ, तो आप लोग ऐसे ही हमारे चैनल पे बने रहिए साथियों। और जो है जो लोग हमारे चैनल पे पहली बार विज़िट करें साथियों, वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें साथियों। और आपको जो है एक एक करके ऐसी टेस्ट सीरीज रोज़ाना प्रोवाइड की जाएगी साथियों। और जो लोग साथियों पीडीएफ की जो है डिमांड कर रहे थे कि सर पीडीएफ कहाँ मिलेगी, तो आप लोगों को बता दूं साथियों, हमारे चैनल पे जो है 1.2 के सब्सक्राइबर आप लोग करवाइए और आपको पीडीएफ जो है साथियों एकदम निःशुल्क दी जाएगी। आप लोगों को इसकी कीमत तो पता ही है कि आप लोग ख़रीदने जाएंगे तो 8 से 10 हज़ार की मिलेगी साथियों यही। और ये हम जो आप लोग को उपलब्ध कराएंगे साथियों, ये आपको एकदम निःशुल्क होगी साथियों। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा जो है हमारे चैनल पे सब्सक्राइबर बढ़ाइए साथियों। तो साथियों, बिना देरी किए हुए हम लोग जो है ये टेस्ट सीरीज अपना स्टार्ट करते हैं साथियों। जी हाँ, और ये तीसरे नंबर का टेस्ट है, ये आपको बता दूं मैं। चलिए ठीक है, तो इसको मैं जूम की ले रहा हूँ ताकि जो है साथियों ये आपको स्पष्ट दिखने लगे। जी हाँ साथियों, तो आइए हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है देखते हैं, शहरी कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें कथन दिए गए, आपको साथियों कूट चुनना है। और आप लोग जानते हैं कि यूपीएससी हो चाहे यूपी पीसीएस हो, जी हाँ, चाहे मतलब किसी भी स्टेट का जो पीसीएस हो, उसमें लगभग में कूट वाले क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं साथियों। और ये आप लोग तो फिर करने जा रहे हैं यूपीएससी। जी हाँ, यूपीएससी की टेस्ट सीरीज है साथियों, और इसमें आप लोगों को सबसे ज़्यादा ये क्वेश्चन देखने को मिलते हैं साथियों। चलिए कथन देखते हैं इसमें क्या है। इसके तहत कृषि के साथ साथ पशुपालन, जलीय जीव, जलीय कृषि और मधुमक्खी पालन भी किया जाता है। दूसरा क्या है, यह नगरीय ऊष्मा द्वारा प्रभावों का मुकाबला करने के साथ शहरों के लिए फेफड़ों की भूमिका निभाती है। तीसरा, इससे जैविक कृषि कचरे को डंप करने हेतु अधिक लैंड लीफ की आवश्यकता होती है साथियों। जी हाँ, आपको इसमें से सही जो है आंसर कूट चून के देना है साथियों। और इसका सही आंसर है साथियों ऑप्शन सी, मतलब कि पहला और दूसरा आपका एकदम सही है साथियों। और ये तीसरा जो है साथियों, यह आपका गलत है। चलिए इससे जुड़े हुए कुछ तथ्य देख लेते हैं साथियों। तो जैसे शहरी कृषि की हम बात करें, अर्बन एग्रीकल्चर की साथियों, तो शहरी क्षेत्रों या उसके आसपास की जाने वाली जो कृषि होती है वो अर्बन कृषि कहलाती है साथियों, जिनको हम शहरी कृषि हिंदी में बोलते हैं। इसके अंतर्गत जो है खाद्य तथा गैर खाद्य उत्पादन जैसे पशुपालन हो गया, आपका जलीय कृषि हो गया, मधुमक्खी पालन जैसी गतिविधियाँ शामिल होती हैं साथियों। और भारतीय शहरों के संदर्भ में के अंतर्गत अगर हम देख लेते हैं तो साथियों, मानव के उपभोग के लिए जैसे सब्जियां, फलों और फूलों की खेती की जाती है साथियों। जी हाँ, चलिए ठीक है, तो हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर आपका देखते हैं हम दूसरा। जी हाँ, ऋग्वेद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है ऋग्वेद का। ऋग्वेद में जो है 1028 सूक्त हैं, जिन्हें 10 पुस्तकों में व्यवस्थित किया गया है, जिन्हें मंडल के नाम से जाना जाता है। ये पहला आपका होगा। दूसरा क्या है, प्रत्येक मंडल को अनुवक नामक कई वर्गों में विभाजित किया गया है। तीसरा क्या है, राजसूय और अश्वमेध यज्ञों का आयोजन प्रधानों और राजाओं के द्वारा किया जाता था। जी हाँ साथियों, इसमें से आपको कूट चुन के बताना है कि कौन सा कूट सही है साथियों। तो ये दूसरा नंबर का क्वेश्चन है और इसमें कूट डी आपका एकदम सही है, मतलब डी ऑप्शन आपका एकदम सही है। तो कहने का मतलब ये है कि आपके तीनों के तीनों जो कथन दिए गए हैं वह एकदम सही दिए गए हैं। आइए हम इन कथनों के बारे में जान लेते हैं साथियों। तो ऋग्वेद की अगर हम बात करते हैं तो साथियों, यह तो इसमें सही है कि इसमें 10 पुस्तकों में इसको जो है व्यवस्थित किया गया है, जिन्हें मंडलों के रूप में जानते हैं। 1028 सूक्त हैं, एकदम सही। और अगर हम साथियों इसमें जो है छंदों की बात कर लेते हैं तो साथियों ये 10,600, जी हाँ, कितना साथियों, 10,600 जो है छंदों में सबसे पुरानी कृति है। ठीक है, इसका संकलन लगभग में अगर देखा जाए साथियों तो ये 1500 से 1000 ईस्वी के बीच में माना जाता है। और इसमें साथियों जैसे अग्नि है, इंद्र है और सोम आदि देवताओं की स्तुति का संग्रह साथियों इसमें दिया गया है साथियों। जी हाँ,
चलिए ठीक है। और इसमें एक चीज़ और है कि इसमें जो है अनुष्ठान के लिए ब्राह्मण पुरोहितों पर निर्भर रहना पड़ता था। जैसे अश्वमेध यज्ञ है, राजसूय यज्ञ जैसे जटिल जो यज्ञ है वो सब यही लोग करवाते थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर हम आपका तीसरा देखते हैं साथियों। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन क्या है? बम्बई डेक्कन में पहला राजस्व बंदोबस्त 1820 के दशक में किया गया था। दूसरा क्या है? वर्ष 1859 में अहमदाबाद में कपास आपूर्ति संघ की स्थापना हुई थी। इसमें से आपको कथन चुनना है, कौन सा कथन आपका सही है। तो तीसरे का साथियों कथन जो है ए एकदम सही है आपका, मतलब पहला जो है कथन आपका एकदम सही है और दूसरा कथन आपका गलत है। और हम दूसरे कथन को भी सर्टिफाइड करेंगे कि साथियों कौन सा क्या इसमें सही था और क्या गलत है। जी हाँ, चलिए इसकी व्याख्या की अगर हम बात कर लेते हैं तो बम्बई दक्कन में पहला राजस्व बंदोबस्त जो है 1820 के दशक में किया गया था, एकदम सही है। इसके बारे में हम और देखते हैं साथियों। तो इसमें जो है बहुत से स्थानों पर किसान अपने गांव छोड़कर नए क्षेत्रों में चले गए थे। क्यों? मिट्टी, खराब मिट्टी और ज़्यादा कम वर्षा वाले क्षेत्रों में समस्या विशेष तौर से गंभीर थी। जब वर्षा नहीं होती थी और फसलें खराब हो जाती थी तो किसानों के लिए राजस्व अदा करना असंभव हो जाता था। जी हाँ साथियों, चलिए दूसरा जो कथन आपका दिया गया तो दूसरा कथन जो है 1859 वाला जो दिया गया था उसके बारे में देखते हैं साथियों। वर्ष 1857 में ब्रिटेन में कपास आपूर्ति संघ की स्थापना हुई थी और वर्ष 1859 में मैनचेस्टर कॉटन कंपनी बनाई गई थी साथियों। और जबकि ये इसमें जो है साथियों ये गलत दिया गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं साथियों और क्वेश्चन नंबर आपका हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन संगफ्लेशन को बेहतर रूप से वर्णित करता है? पहला कथन क्या है? पहला कथन है यह अमेरिकी डॉलर के मुकाबले किसी देश की मुद्रा के मूल्य में होने वाली गिरावट है। दूसरा क्या? यह घटती मुद्रास्फीति के कारण किसी देश के सकल घरेलू उत्पाद में कमी है। चलिए ठीक है, और आगे इसमें देखते हैं साथियों। और इसमें से जो है ऑप्शन सी क्या है? यह बढ़ती उत्पादन लागत या बाजार स्पर्धा के कारण किसी उत्पाद में आकार में होने वाली कमी है। और ऑप्शन डी में है यह एक ऐसी स्थिति है जहां रोजगार के पर्याप्त अवसर होने के बावजूद लोग कार्य करने के लिए तैयार नहीं होते हैं, जिससे देश के सकल घरेलू उत्पाद में गिरावट आती है। जी हाँ, 4 नंबर का क्वेश्चन, इसका ऑप्शन सी एकदम सही है। मतलब कि यह बढ़ती उत्पादन लागत और बाजार स्पर्धा के कारण किसी उत्पाद में आकार में होने वाली कमी है। चलिए देख लेते हैं साथियों इसमें क्या है। तो ये तो आपको पता ही है। जैसे देखते हैं, किसी उत्पाद की कीमत बढ़ाने के बजाय कोई कंपनी समान स्टिकर मूल्य पर छोटा पैकेज प्रदान करती है। जी हाँ साथियों। और दूसरा अगर हम देखते हैं तो यह परिवर्तन न्यूनतम और सीमित उत्पादों तक सीमित होने के बावजूद मुद्रास्फीति के सटीक उपायों को मापने के लिए और अधिक जटिल बनाने के लिए पर्याप्त है। जी हाँ, चलिए हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 5 हो गया है। क्या है ना साथियों, यूपीएससी हो, लगभग में यूपीएससी में ये ज़्यादा रहता है कि क्वेश्चन कभी रिपीट नहीं होते। टेस्ट सीरीज इसलिए साथियों ये प्रोवाइड की जा रही है आप लोगों को। टेस्ट सीरीज इसलिए आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि आपको इससे ये पता चलता है कि यूपीएससी का जो है और यूपीपीसीएस का जो फेवरेट एरिया कौन सा है। यूपीएससी में क्वेश्चन नहीं रिपीट होता है लेकिन साथियों एरिया ज़रूर रिपीट होता है। तो इसलिए जैसे ये 5वां क्वेश्चन आप देखेंगे साथियों, तो 5वां क्वेश्चन जो है बौद्ध ग्रंथों से संबंधित है। तो ये क्या है ना कि अगली बार में आप देखिएगा जो इस बार प्री होने वाला साथियों, तो इसमें जो है बौद्ध ग्रंथों से, बौद्ध धर्म से जुड़े हुए आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेंगे। टेस्ट सीरीज करने से आपको यही फ़ायदा है साथियों कि आप जो है बौद्ध धर्म तैयार कर लेंगे। तो इससे क्या होगा, आपके जो 1 और 2 क्वेश्चन जितने भी आए साथियों वो आपके क्वेश्चन जो है एकदम सही हो जाएंगे। तो साथियों ऐसे ही अपना प्यार हमारे चैनल पे बनाए रखिए और साथियों टेस्ट सीरीज करते रहिए। और पीडीएफ के लिए आप लोगों को मैंने बता तो दिया ही साथियों, 1.2 के जब तक पूरे नहीं होंगे तब तक साथियों पीडीएफ नहीं दे पाऊँगा साथियों। जी हाँ, 1.2 आप लोग जो है कंप्लीट करवा दीजिए 1.2 के। और साथियों पीडीएफ जो है तुरंत आप लोगों को जो है मैं पर्सनली तक भिजवा दूँगा साथियों। जी हाँ, आप व्हाट्सएप नंबर दे दूँगा, आप व्हाट्सएप करेंगे किस नंबर पर भेजना है आपको, मैं उस पर साथियों भेज दूँगा। जी हाँ साथियों, बाकी आपको टेलीग्राम के थ्रू साथियों जो है टेस्ट सीरीज आपको मिल ही जाएगी। चलिए ठीक है, 5वां क्वेश्चन देखते हैं साथियों। जी हाँ,
5वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित बौद्ध ग्रंथों में से कौन सा दार्शनिक विषयों से संबंधित है? पहला अभिधम्म पिटक, बी ऑप्शन बी क्या है विनय पिटक, ऑप्शन सी त्रिपिटक, ऑप्शन डी सुत्त पिटक। जी हाँ साथियों, ये 5वां नंबर का क्वेश्चन है और इसका सही आंसर अगर हम देखेंगे साथियों तो ऑप्शन ए है। जी हाँ, कौन सा है? ऑप्शन ए अभिधम्म पिटक। जी हाँ साथियों, चलिए इनकी हम बात कर लेते हैं। बड़ा ही स्पष्ट और बड़ा ही सरल जो है भाषा में इसको हम बताते हैं साथियों। अभिधम्म पिटक में 7 पुस्तकें हैं साथियों, जिन्हें उच्च या आगे की शिक्षा कहा जाता है। यह एक दार्शनिक विश्लेषण और शिक्षण का व्यवस्थीकरण है एवं सन्यासी की विद्वतापूर्ण गतिविधि प्रतीत होती है। यह मुख्य रूप से बौद्ध धर्म के विद्वानों के लिए था। जी हाँ, अगर हम विनय पिटक की बात करते हैं साथियों, जो ऑप्शन बी आपका था, इसमें भी स्पष्ट कर लेते हैं कि विनय पिटक क्या है साथियों। तो विनय पिटक के संघ या मठवासी आदेश में शामिल होने वालों के लिए नियम और विनिमय शामिल थे। जी हाँ, विनिमय पिटक में संघ या मठ में शामिल होने वालों के लिए नियम और कानून शामिल थे। विनय पिटक में भिक्षुओं और भिक्षुणियों के मठवासी जीवन पर लागू आचरण और अनुशासन के 227 नियम शामिल थे साथियों। और बुद्ध की जो है जहाँ बुद्ध की शिक्षा मौखिक थी, लगभग 25 ईसा पूर्व यह अध्यापन पाली भाषा में श्रीलंका की चौथी परिषद में लिखा था। जी हाँ साथियों, अब हम सुत्त पिटक की अगर हम बात करते हैं साथियों, तो सुत्त पिटक के मुख्य शिक्षण और धम्म शामिल थे। इसे 5 निकाय या संग्रह में विभाजित किया गया है साथियों। जी हाँ, ये लंबी शिक्षाएं दीर्घ निकाय, मध्यम लंबाई की शिक्षाएं मध्यम निकाय, सामान्य विषयों के छोटी शिक्षाओं के समूह संयुक्त निकाय, चर्चा किए गए विषयों अंगुत्तर निकाय के लिए व्यवस्थित संग्रह और कविता और गद्य में विभिन्न प्रकार के छोटे ग्रंथ का संग्रह है साथियों। जी हाँ, चलिए ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर हम 6 नंबर का देखते हैं। ओलिव रिडले कछुओं के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, ये कछुए प्रशांत, अटलांटिक और हिंद महासागर के गर्म जल में पाए जाते हैं। दूसरा, ये अरीबाडा नामक अपने अनोखे सामूहिक घोंसले के लिए जाने जाते हैं। तीसरा, इसे इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की रेड लिस्ट के तहत लुप्तप्राय श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया है। चौथा क्या है? ऑपरेशन ओलिविया ओलिव रिडले कछुओं की सुरक्षा के लिए शुरू किया गया था। जी हाँ, 6 नंबर का क्वेश्चन है साथियों। और इसके अगर हम बात करें कि इसमें से कौन सा कथन आपका सही है साथियों, तो आपका पहला कथन सही है, दूसरा कथन सही है और चौथा कथन सही है। जी हाँ, और जो तीसरा कथन है साथियों, यह आपका एकदम गलत है। चलिए इसकी हम व्याख्या की अगर हम बात कर लेते हैं कि ओलिव रिडले कछुए की क्या बात है, तो ओलिव रिडले कछुए विश्व में पाए जाने वाले सभी समुद्री कछुओं में सबसे छोटे और सबसे अधिक संख्या में हैं। तो इनको जो है रेड लिस्ट में कैसे डाल सकते हैं? जी हाँ, इसीलिए आपका जो है कथन जो तीसरा है वो एकदम जो है साथियों यह गलत है। जी हाँ, ये प्रशांत महासागर के कोलंबिया के दक्षिण में प्रधानतः मैक्सिको के समुद्र तटों पर रहते हैं। ठीक है, और अगर हम इसकी बात करें तो हिंद महासागर में इनकी सबसे बड़ी बहुतायत पूर्वी भारत और श्रीलंका में है। जी हाँ, ये कछुए अपनी नज़दीकी प्रजाति कैंपस रिडले कछुओं के साथ आरीबाडा नामक अपने अनोखे सामूहिक घोंसले के लिए जाने जाते हैं, जहाँ हजारों माताएं अंडे देने के लिए एक ही समुद्र तट पर साथ आती हैं साथियों। और अगर हम इसकी बात कर लेते हैं, इसे इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की रेड लिस्ट के तहत सुभेद के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। इसलिए जो इसका कथन जो है तीसरा सही नहीं है। जी हाँ, और अगर हम बात कर लेते हैं जैसे ऑपरेशन ओलिविया क्या है, तो ऑपरेशन ओलिविया जो है प्रतिवर्ष आयोजित किए जाने वाले भारतीय तटरक्षक बल को ऑपरेशन ओलिविया 1980 के दशक की शुरुआत में शुरू हुआ था। यह ओलिव रिडले कछुओं की रक्षा करने में मदद करता है, क्योंकि वे नवंबर से दिसंबर तक प्रजनन और घोंसले बनाने के लिए ओडिशा तट पर एकत्र होते हैं साथियों। यह था इसकी संपूर्ण जानकारी। 7वें नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं साथियों। तो 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सहायक संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन क्या है? सहायक संधि व्यवस्था लॉर्ड वेलेज़ली द्वारा प्रारंभ की गई थी। दूसरा कथन क्या है?
हैदराबाद का निज़ाम सबसे पहले अंग्रेज़ों के साथ सहायक संधि में शामिल हुआ था। जी हाँ, आपको नीचे कथन दिए गए हैं और इसमें से कथन आपको चुनना है। तो साथियों क्या है, टेस्ट सीरीज करते हुए आप लोग 1 2 3 4 ऐसे जो है क्वेश्चन नंबर डाल लीजिए और इसको पढ़िए और वीडियो को पॉज कीजिए, इसको पढ़िए, उसमें से आप अपना सही जो है गेस कीजिए कि आपका जो है सही आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फिर मैं बताऊंगा इसका सही आंसर क्या है साथियों। तो इससे क्या होता है, आप लोगों को पता चलता है कि आप लोग कितने पानी में हैं। ऐसे तो ये होता ना कि हाँ सब कुछ पता है, जब टेस्ट सीरीज आप लोग लगाते हैं तब आपको पता चलता है कि आपको क्या पता है क्या नहीं पता है। जी हाँ, और इसका सही ऑप्शन है साथियों ऑप्शन सी। जी हाँ, मतलब पहला और दूसरा आपके जो है ये साथियों ये दोनों सही हैं। और इसकी अगर हम सहायक संधि की अगर हम बात करते हैं साथियों तो ये 1778 में। जी हाँ, कब? तो ये जो है साथियों 1778 में, 1778 में जो है। और उसके बाद की सहायक संधि की व्यवस्था की शुरुआत लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा की गई थी साथियों। जी हाँ, और वर्ष 1798 में अंग्रेज़ों के साथ सबसे पहले हैदराबाद के निज़ाम ने सहायक संधि की थी। उन्हें अपने दरबार से फ्रांसीसी अधिकारियों को बदलने और उनके स्थान पर अंग्रेजी अधिकारियों को रखने के लिए मजबूर किया गया था साथियों। जी हाँ, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर आपका हम 8 देखते हैं साथियों। 8 क्या है? जी हाँ, अर्थ आवर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जी हाँ, पहला कथन क्या है? इसका आयोजन संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP द्वारा किया जाता है। दूसरा क्या है? इसका आयोजन प्रतिवर्ष मार्च माह के अंतिम शनिवार को किया जाता है। तीसरा क्या है? वर्ष 2007 में प्रथम अर्थ आवर का आयोजन सिडनी में हुआ था। जी हाँ साथियों, इसमें से आपको सही आंसर देना है। सही आंसर आपका क्या है? तो 8 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी है आपका साथियों। जी हाँ, ऑप्शन डी आपका एकदम सही है। मतलब दूसरा और तीसरा, पहला जो है साथियों यह आपका एकदम गलत है। चलिए देखते हैं इसमें गलत क्या है। इसी वर्ष 2007 में वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर WWF और इसके सहयोगियों द्वारा सिडनी में जलवायु परिवर्तन के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक प्रतीकात्मक लाइट आउट प्रकाश के अनावश्यक प्रयोग को कम करना कार्यक्रम के रूप में शुरुआत किया गया था साथियों। इसीलिए जो है UNEP वाला जो पहला जो आपका क्वेश्चन दिया है वह आपका एकदम गलत है साथियों। अर्थ आवर का उद्देश्य प्रकृति की रक्षा, जलवायु संकट से निपटने और मनुष्यों के उज्जवल भविष्य को आकार देने हेतु मिलकर काम करने के विषय में जागरूकता बढ़ाना और वैश्विक वार्ता को बढ़ावा देना है। जी हाँ, चलिए ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 9 देखते हैं साथियों। जैन धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। जी हाँ, आपको जैन धर्म के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, क्योंकि जैन धर्म हो गया और आपका बौद्ध धर्म हो गया, इनसे क्वेश्चन आपको हर टेस्ट सीरीज में और लगभग में जो है आपको प्री के एग्ज़ाम में देखने को ही मिलते हैं। और साथियों एक इम्पॉर्टेंट बात है, आपको जो है मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी दिलाऊँगा साथियों। जी हाँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जैसे ही मेरे 1.2 के सब्सक्राइबर होते हैं साथियों तो आपको जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जी हाँ 2000 जो है 21 2000 जो है 19 20 जितना भी है साथियों, ये सभी मैं टेस्ट सीरीज जो है मतलब सॉरी साथियों आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिलाऊंगा साथियों। जी हाँ, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है। पहला कथन क्या है? जैन धर्म में सबसे महत्वपूर्ण विचार यह है कि प्रत्येक तत्व भौतिक और आध्यात्मिक कारकों का संयोजन है। दूसरा क्या है? ऋषभनाथ प्रथम तीर्थंकर थे। तीसरा, जैन धर्म के 4 सिद्धांत हैं। जी हाँ, आपको इसमें से सही आंसर देना है साथियों। तो साथियों इसका आपका ऑप्शन डी एकदम सही है। जी हाँ, ऑप्शन डी कहें तो ये जो है साथियों सिर्फ तीसरा सही है और ये साथियों दोनों जो है आपके यह गलत दिए हुए हैं। चलिए इसकी हम व्याख्या की अगर बात करते हैं, महावीर के अनुसार प्रत्येक तत्व भौतिक और आध्यात्मिक कारकों का संयोजन होता है। जी हाँ, और अगर हम बात करते हैं साथियों तो महावीर जो भगवान महावीर थे साथियों वो 24 महान शिक्षकों की परंपराओं के अंतिम थे। इन 24 शिक्षकों को उन्होंने जीवित रहते हुए सभी ने ज्ञान मोक्ष प्राप्त किया था और लोगों का इसका उपदेश भी दिया था, जिन्हें तीर्थंकर कहते थे। और प्रथम तीर्थंकर की अगर हम बात करते हैं साथियों तो वो ऋषभनाथ थे। कौन था साथियों? वह ऋषभनाथ थे। जी हाँ, प्रथम तीर्थंकर। जी हाँ, और इसमें साथियों एक चीज़ नोटिस कीजिएगा आप लोग, इसमें नहीं कौन सा, मतलब ये जो चीज़ साथियों यह गलत था, बल्कि जो है दोनों इसमें सही निकलेंगे। जी हाँ, मतलब
इसके नहीं के अनुसार तो ये सही है साथियों। जी हाँ, तीसरा जो है आपका एकदम सही है, लेकिन अगर वैसे हम देखते हैं तो इसमें दोनों आपके सही हैं, जो तीसरा जो है आपका गलत है। चलिए ठीक है। और अगर हम बात कर लेते हैं साथियों इनके जैन धर्म के कितने सिद्धांत थे, तो वो साथियों 5 सिद्धांत थे, और इसमें साथियों 4 दिया गया है, तभी ये गलत हो गया है। जी हाँ। और पहला सिद्धांत क्या था? अहिंसा। अहिंसा का मतलब है जीव को चोट ना पहुँचाना। दूसरा सत्य, जी हाँ, झूठ ना बोलना। तीसरा आस्तेय, मतलब साथियों चोरी ना करना। अपरिग्रह, संपत्ति का संचय ना करना। और चौथा और पांचवा जो था साथियों वो ब्रह्मचर्य था, निरंतरता का निरीक्षण करना साथियों। जी हाँ, अब हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 10 नंबर का हम साथियों देखते हैं। हॉर्नबिल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है? उपोष्णकटिबंधीय वनों में हॉर्नबिल कैनोपी वृक्षों के साथ एक सहजीवी संबंध में रहते हैं। दूसरा कथन क्या है साथियों? भारत के भीतर दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में हॉर्नबिल प्रजातियों में विविधता उच्चतम है। जी हाँ, आपको कथन चुनना है इसमें से, और इसमें से ये बताना आपका इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है। ध्यान रखिएगा, सही नहीं पूछ रहा है। तो इसका कथन जो है ऑप्शन सी, मतलब पहला और दूसरा दोनों सही नहीं है। चलिए, तो अगर दोनों सही नहीं है तो इनकी हम बात कर ही लेते हैं पूरी। तो हॉर्नबिल जो है उष्णकटिबंधीय वनों में हॉर्नबिल की कैनोपी वृक्षों के साथ सहजीवी संबंध होता है। लंबी अवधि में यह सहजीवी संबंध संभवतः ऐसे ऑर्चर्ड्स का निर्माण करता है जो हॉर्नबिल को आकर्षित करता है। दूसरा कथन क्या है इसके बारे में हम जान लेते हैं। हॉर्नबिल फैमिली बुसेरोटिडे उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय अफ्रीका और एशिया में पाए जाने वाले पक्षियों का एक परिवार है। भारत में जो है हॉर्नबिल की 9 प्रजातियां पाई जाती हैं साथियों। जी हाँ, ध्यान रखिएगा, भारत में जो है 9 प्रजातियां पाई जाती हैं साथियों। जी हाँ। और अगर पूर्व उत्तर की अगर हम बात करते हैं साथियों, तो कुछ जातियों समुदायों के विशेष रूप से अरुणाचल प्रदेश के निसी समुदाय की सांस्कृतिक प्रतीक भी जो है हॉर्नबिल है साथियों। जी हाँ। और नागालैंड में मनाए जाने वाले हॉर्नबिल उत्सव का नाम हॉर्नबिल पक्षी के नाम पर ही रखा गया है। यह नागाओं के लिए सबसे सम्मानित और प्रशंसित पक्षी साथियों माना जाता है। और अगर हम इसके खतरे की बात कर देते हैं कि हॉर्नबिल जो है या धीरे धीरे कम क्यों होते जा रहे हैं साथियों, तो हॉर्नबिल का शिकार उनके कास्क मतलब ऊपरी चोंच और उनके पंखों के लिए किया जाता है। उनके मांस और उनके शरीरों के औषधि जो है बहुत महत्व रखते हैं औषधि रूप से अगर हम देखते हैं। जी हाँ। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं साथियों, और क्वेश्चन नंबर जो है 11 देखते हैं साथियों। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 11, वर्ष 1856 में एक मुफ्त बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है साथियों। पहला कथन क्या? यह पहली ब्रिटिश लगान बंदोबस्त प्रणाली थी। दूसरा कथन है इसका एक उद्देश्य तालुकेदारों का विस्थापन था। जी हाँ, उपर्युक्त कथन में से कौन सा कथन सही है यह आपको बताना है साथियों। जी हाँ, तो इसका सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन सी, मतलब पहला और दूसरा आपके दोनों ही सही हैं साथियों। चलिए इनकी व्याख्या की अगर हम बात करते हैं साथियों, तो वर्ष 1856 जिसमें दिया ही है साथियों, इसमें पहली लगान बंदोबस्त आधारित एक मुफ्त बंदोबस्त पर मान्यता आधारित है साथियों। जी हाँ। और अगर हम इसकी बात करें तो तालुकेदारों के विस्थापन का मतलब था एक पूरी सामाजिक व्यवस्था का भंग होना। जी हाँ। वफादारी और संरक्षण के संबंध जो किसान को तालुकेदारों से बांधते थे साथियों, वह अस्त व्यस्त हो जाते। जी हाँ। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर जो है 12 नंबर का देखते हैं साथियों। जी हाँ, बोमा कैप्चरिंग तकनीक का उपयोग किया जाता है, आपको बताना है। जी हाँ, बोमा कैप्चरिंग। ऑप्शन ए सरीसृपों को पकड़ने में, ऑप्शन बी स्तनधारियों को पकड़ने में, ऑप्शन सी पक्षियों को पकड़ने में, ऑप्शन डी कीटों को पकड़ने में। जी हाँ साथियों, यह आपका 12 नंबर का क्वेश्चन है साथियों, और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। जी हाँ, ऑप्शन बी, मतलब स्तनधारियों को पकड़ने में जो है बोमा कैप्चरिंग तकनीक का उपयोग किया जाता है। और अगर हम बात करते हैं कि बोमा कैप्चरिंग तकनीक जो है अफ्रीका में अत्यधिक लोकप्रिय है। इसमें फसल जैसे बाढ़ के माध्यम से जानवरों का पीछा करके उन्हें एक बाड़ा में लाया जाता है साथियों। इस पुरानी तकनीक का उपयोग और प्रशिक्षण और सेवा के लिए जंगली हाथियों को पकड़ने हेतु किया जाता था। आमतौर पर इसका उपयोग जंगली स्तनधारियों को पकड़ने के लिए किया जा रहा है साथियों। जी हाँ,
और यह हाल में चर्चा में इसलिए आ गया है साथियों क्योंकि इसका प्रयोग चीतल को पकड़ने और मुकुंदरा टाइगर रिजर्व में पहुंचाने के लिए किया गया था। जी हाँ, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर जो है 13 देखते हैं साथियों। जी हाँ, बौद्ध धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन क्या है? हीनयान संप्रदाय बुद्ध की मूल शिक्षा या बड़ों के सिद्धांत में विश्वास रखता है। दूसरा कथन है, पहली बौद्ध संगीत राजगृह में सत्तापानी गुफा में आयोजित की गई थी। तीसरा क्या है? महाप्रजापति गौतमी भिक्षुणी बनने वाली प्रथम महिला थी। आपको इसमें से सही कथन चुन के बताना है साथियों, कौन सा इसमें से कथन सही है। तो इसका जो है कथन ऑप्शन डी आपका एकदम सही है, मतलब जो है तीनों कथन जो है आपके इसमें से सही हैं। चलिए इनकी व्याख्या की अगर हम बात कर लेते हैं साथियों, तो बौद्ध धर्म हीनयान की हम पहले बात करेंगे। तो वस्तुतः छोटा वाहन, जिसे परित्यक्त वाहन या दोषपूर्ण वाहन के रूप में भी जाना जाता है, यह बुद्ध की मूल शिक्षा या बड़ों के सिद्धांत में विश्वास रखता है। और अगर हम इसकी बात करें साथियों, तो यह मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखता है साथियों, और यह आत्म अनुशासन और ध्यान के माध्यम से व्यक्तिगत मोक्ष प्राप्त करने का प्रयास करता है। जी हाँ, थेरवाद हीनयान संप्रदाय का ही एक हिस्सा है। और प्रथम बौद्ध संगीत की अगर हम बात करते हैं साथियों, तो बुद्ध के महापरिनिर्वाण के तुरंत बाद लगभग 483 ईसा पूर्व राजा अजातशत्रु के संरक्षण में और एक भिक्षु महाकश्यप की अध्यक्षता में इसका आयोजन किया गया था। इसका आयोजन राजगृह के सतापानी गुफा में किया गया था, इसलिए ऑप्शन जो कथन आपका दूसरा था यह भी सही है। या और अगर हम बात करें साथियों, तो प्रारंभ में स्त्रियों को जो है संघ में नहीं अनुमति थी प्रवेश होने की, लेकिन बाद में जो है इसकी अनुमति जो है साथियों दे दी गई थी। और बुद्ध की उपमाता महाप्रजापति गौतमी संघ में आने वाली पहली भिक्षुणी जो है साथियों वह बनी थी। जी हाँ, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं साथियों और क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं साथियों। जी हाँ, सुपर कंप्यूटर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है साथियों। जी हाँ, तो पहला क्या है? पेटाक्लॉप्ट सुपर कंप्यूटर की प्रसंस्करण गति की एक माप है। दूसरा, परम शिवाय IIT BHU में स्थापित पहला सुपर कंप्यूटर है। तीसरा, वैश्विक स्तर पर अमेरिका में सुपर कंप्यूटरों की संख्या सर्वाधिक है। चौथा क्या है? राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन संयुक्त रूप से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग DST तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा संचालित किया जा रहा है। जी हाँ, आपको इसमें से बताना है कौन सा कथन आपका सही है साथियों। तो इसका ऑप्शन बी आपका एकदम सही है। ऑप्शन बी कहता है कि आपका पहला भी कथन सही है, दूसरा कथन सही है और चौथा कथन सही है, मतलब तीसरा कथन जो है वह साथियों आपका गलत है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं साथियों और क्वेश्चन नंबर जो है 15 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या दे रखा है? 17वीं शताब्दी में मद्रास, कलकत्ता और बॉम्बे महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर बन गए थे। जी हाँ। और दूसरा, शिमला की स्थापना गोरखा युद्ध के दौरान हुई थी। तीसरा, वर्ष 1864 में वायसराय जॉन लॉरेंस ने आधिकारिक तौर पर अपनी परिषद को शिमला में स्थानांतरित कर दिया था। जी हाँ, 15 नंबर का क्वेश्चन है और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। जी हाँ, दूसरा और तीसरा। पहला आपका एकदम गलत है साथियों। चलिए देखते हैं इसकी अगर व्याख्या पे जाएं तो 18वीं सदी तक मद्रास, कलकत्ता और बम्बई महत्वपूर्ण बंदरगाह बन चुके थे साथियों। शिमला, वर्तमान शिमला की स्थापना गोरखा युद्ध 1815 से 1816 के दौरान हुई थी। अंग्रेजी मराठा युद्ध 1818 के कारण अंग्रेज़ों की दिलचस्पी माउंट आबू में बढ़ी, जबकि दार्जिलिंग को वर्ष 1835 में सिक्किम के राजाओं से छीना था साथियों। चलिए ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं साथियों और क्वेश्चन नंबर आपका जो है 16 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। जी हाँ, 16 नंबर का। तो H2O हो ओह जी हाँ, ओह पहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। H2O यहाँ पहला कथन इसका क्या है? इस पहल के तहत स्कूली छात्रों द्वारा प्रस्तुत भारतीय नदियों के संरक्षण पर केंद्रित कहानियों पर आधारित एनिमेटेड फिल्मों का विमोचन किया गया था। दूसरा क्या है साथियों? इस पहल को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक गठन द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छ मिशन गंगा के साथ संयुक्त रूप से शुरू किया गया था। जी हाँ, आपको सही आंसर इसमें से देना है और इसका सही आंसर है
ऑप्शन सी मतलब पहला और दूसरा। जी हाँ, आपको जो है ये दोनों एकदम सही हैं। चलिए इनकी हम व्याख्या की अगर बात करते हैं तो विश्व जल दिवस आपको तो पता तो है ये साथियों, यह 12 मार्च को जो है साथियों मनाया जाता है। जी हाँ, 12 मार्च को मनाया जाता है साथियों। तो इसके जो है इस मिशन के तहत जो है भारत के बच्चों के लिए वाटर वाइज प्रोग्राम के तहत 3 एनिमेटेड फिल्में जारी की गई थी साथियों। जी हाँ, यह एकदम इसीलिए एकदम सही है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं साथियों और क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं साथियों। जी हाँ, इस द्वीपों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला क्या है, इनकी उत्पत्ति एक साधारण अर्धगोलाकार टीले के रूप में हुई जिसे बाद में अंड कहा गया। जी हाँ। दूसरा, इस द्वीपों की रेलिंग तथा स्तंभों पर मिले शिलालेखों में निर्माण हेतु किए गए दान को अंकित किया गया है साथियों। जी हाँ, इसमें से आपको सही आंसर चुनना है साथियों। और 17 नंबर का क्वेश्चन, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। जी हाँ साथियों, ऑप्शन सी मतलब पहला और दूसरा आपके ये दोनों एकदम सही हैं। जी हाँ, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं साथियों। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 18 कवच है। जी हाँ, कवच है, आपको यह बताना है। तो ऑप्शन ए क्या है साथियों, एक स्वचालित सुरक्षा प्रणाली है। ऑप्शन बी एक सक्रिय सुरक्षा प्रणाली है। ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का समुच्चय है। ऑप्शन डी रेडियो आवृत्ति पहचान उपकरणों का समुच्चय है। जी हाँ साथियों, और यह साथियों दृष्टि आईएएस की टेस्ट सीरीज है। और आपको पता ही है तो है दृष्टि आईएएस की टेस्ट सीरीज जो है हिंदी मीडियम वालों के लिए कितनी इम्पोर्टेंट है साथियों। जी हाँ, तो इसका सही आंसर की अगर हम बात करते हैं तो इसका सही आंसर है साथियों ऑप्शन ए। जी हाँ, एक स्वचालित सुरक्षा प्रणाली है साथियों। यह भारत की अपनी स्वचालित सुरक्षा प्रणाली है जो ट्रेन कोलिजन बचाव प्रणाली है। जी हाँ, इसे 2012 में जो है विकासशील है। जी हाँ, जो है 2012 से विकासशील है, इसे कवच नाम दिया गया है। यह इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन उपकरणों का एक सेट है जो लोकोमोटिव तथा सिग्नल सिस्टम के साथ साथ पटरियों में भी स्थापित होता है साथियों। जी हाँ, और एक नए भारत में कवच को एक निर्यात योग्य प्रणाली के रूप में स्थापित करना चाहते हैं जो दुनिया भर में प्रचलित यूरोपीय प्रणालियों का एक सस्ता विकल्प होगा साथियों। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर साथियों 19 देखते हैं साथियों। जी हाँ, बॉम्बे में वास्तुकला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है साथियों। जी हाँ, पहला कथन क्या है, नव गॉथिक शैली की विशेषता केवल ऊंची छतें, नुकीले मेहराब और व्यापक अलंकरण है। दूसरा क्या है, विक्टोरिया टर्मिनस नव गॉथिक शैली का उदाहरण है। तीसरा क्या है, हाइब्रिड इंडो सॉन्सेनिक वास्तुकला शैली वह है जिसमें 19वीं शताब्दी में विकसित भारतीय और यूरोपीय वास्तुकला के तत्वों को शामिल किया गया था। जी हाँ, इनके ऑप्शन आपके साथियों ये दिए गए हैं। जी हाँ, और इसका सही आंसर है साथियों ऑप्शन है, मतलब पहला और दूसरा आपका एकदम सही है। जी हाँ, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं साथियों और क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। ओल चिकी निम्नलिखित भाषाओं में किसकी लिपि है। जी हाँ, ओल चिकी निम्नलिखित भाषाओं में से किसकी लिपि है। ऑप्शन ए बोडो, ऑप्शन बी डोंगरी, ऑप्शन सी संथाली, ऑप्शन डी तुलु। जी हाँ, आपको बताना है साथियों, और इसका सही आंसर है साथियों ऑप्शन सी। ऑप्शन सी का मतलब है कि आपका संथाली। जी हाँ साथियों, कौन सा है, संथाली। जी हाँ, चलिए इसकी हम बात कर लेते हैं साथियों। तो वर्ष 2003 में और 92वां संशोधन द्वारा, जी हाँ 92वें संविधान संशोधन के द्वारा संथाली को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी और मैथिली भाषाओं के साथ भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। संथाली भाषा को ओल चिकी लिपि में लिखा जाता है। कौन सा, ओल चिकी लिपि में लिखा जाता है साथियों। जी हाँ, और भाषा से संबंधित जो है संवैधानिक प्रावधानों की अगर बात कर ली जाए तो अनुच्छेद 120 जो है साथियों वह संसद में प्रयोग किए जाने वाली भाषा से संबंधित है। और अगर हम बात कीजिए अनुच्छेद 343 की, जी हाँ अनुच्छेद 343 की, तो यह तो आपको पता ही होगा साथियों, यह साथियों संघ की जो है राजभाषा से संबंधित है। और अनुच्छेद 344 जो है साथियों वह जो है राजभाषा पर संसद के आयोग और समिति की सिफारिश करता है साथियों। जी हाँ, चलिए हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं साथियों और क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। जी हाँ, प्राचीन भारत में विवाह नियमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, गोत्र प्रणाली विवाहों में संगोत्र विवाह को सुनिश्चित करने के लिए थी। दूसरा, धर्मशास्त्र में वर्णित नियम समाज के सभी वर्गों पर बाध्यकारी थे। जी हाँ, आपको इसमें से सही आंसर देना है और इसका जो है सही आंसर है साथियों ऑप्शन डी।
ना तो एक ना तो दो, मतलब आपका दोनों गलत है। चलिए इनकी भी बात कर लेते हैं साथियों। अपने गोत्र से बाहर उनका विवाह कर देना ही अपेक्षित था। जी हाँ, गोत्र प्रणाली के नियमों द्वारा इसे सुनिश्चित किया गया था साथियों। जी हाँ, लगभग 500 ईसा पूर्व से इन मानदंडों का संकलन धर्मसूत्र व धर्मशास्त्र नामक ग्रंथों में किया गया था। इसमें सबसे महत्वपूर्ण मनुस्मृति थी, जिसका संकलन लगभग 2200 से ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच में किया गया था साथियों। समाज के कुछ वर्ग जो ब्राह्मणवादी मानदंडों के खिलाफ थे, इन नियमों की उपेक्षा की थी, उन्हीं के लिए जो है साथियों यह दिया गया है साथियों। बाध्यकारी क्यों था? चलिए ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर जो है आपका साथियों 22 देखते हैं साथियों। जी हाँ, इंडिया प्लास्टिक पैक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कदमों पर विचार कीजिए। पहला, आईपीपी को वर्ल्ड वाइड फंड ऑफ नेचर द्वारा लॉन्च किया गया। दूसरा, भारत प्लास्टिक समझौता करने वाला एशिया का पहला देश बन गया। इसमें से साथियों आपको बताना है कि कौन सा जो है ऑप्शन सही नहीं है। ध्यान रखिएगा साथियों, सही नहीं है यह पूछ रहा है। जी हाँ, तो 22 नंबर का जो है ऑप्शन ए एकदम सही है, मतलब जो है यह आपका जो है सही नहीं है। चलिए इसकी व्याख्या की अगर हम बात कर लेते हैं साथियों, तो इंडिया जो प्लास्टिक पैक्ट एक महत्वाकांक्षी सहयोगी पहल है जो व्यवसायों, सरकारों और गैर सरकारी संगठनों को अपनी मूल्य श्रृंखला में प्लास्टिक को कम करने, पुनः उपयोग और पुनः चक्रण करने के लिए साथ ला रही है साथियों। अगर हम इसकी बात करें तो इसे वर्ल्ड वाइड फंड ऑफ नेचर इंडिया और भारतीय उद्योग परिसंघ के सहयोग से लॉन्च किया गया है साथियों। भारतीय प्लास्टिक समझौते को विकसित करने वाला जो है एशिया का पहला देश बन गया है साथियों। जी हाँ, इसका उद्देश्य सार्वजनिक निजी सहयोग को बढ़ावा देना जो प्लास्टिक को खत्म करने वाले समाधानों को बनाता है साथियों, सक्षम बनाता है। जी हाँ, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं साथियों। जी हाँ, भारत के इतिहास की निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। पहला जो है क्या है साथियों कथन, बारदोली में किसान आंदोलन था। दूसरा, कांग्रेस मंत्रियों का इस्तीफा। तीसरा, गांधी इरविन समझौता। चौथा, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। जी हाँ, 23 नंबर का क्वेश्चन है साथियों, आपको यह बताना है। तो इसका सही आंसर है साथियों बारदोली में किसान आंदोलन। जी हाँ, सॉरी साथियों, सॉरी। जी हाँ, 23 नंबर का जो है ऑप्शन एकदम सही है। अब पहले आएगा साथियों ये बारदोली आएगा, और उसके बाद में आता है साथियों गांधी इरविन समझौता आता है, और उसके बाद में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, लास्ट में कांग्रेस मंत्रियों का इस्तीफा आता है साथियों। जी हाँ, चलिए इनकी हम बात कर लेते हैं। तो साथियों हम 1915 से स्टार्ट करेंगे, जहाँ से ये कहानी स्टार्ट होती है। तो 1915 में साथियों दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी का पुनर्वास हुआ। 1917 में चंपारण हुआ। 1918 में खेड़ा गुजरात आंदोलन हुआ। 1919 में रॉलेट एक्ट आया। 1921 में असहयोग और खिलाफत आंदोलन। 1928 में बारदोली आया साथियों जो पहले स्थान पे था। जी इसमें ऑप्शनों जो दिए गए हैं। और 1931 में गांधी इरविन समझौता आया है। 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ है साथियों। और 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दी है। और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी साथियों। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम, और क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए साथियों। पहला कथन क्या है, हाल ही में महात्मा गांधी के नाम पर एक ग्रीन ट्रायंगल का अनावरण मेडागास्कर की राजधानी एंटानारियो में किया गया। दूसरा, गांधी जी ने 1993 में दादा अब्दुल्ला नामक व्यापारी के कानूनी सलाहकार के रूप में सेवा करने हेतु डरबन नटाल पहुंच गए। तीसरा, टॉलस्टॉय फर्म का सत्याग्रह का जन्मदाता माना जाता है, लेकिन फिनिक्स फर्म में सत्याग्रह को संघर्ष के हथियार के रूप में ढाला गया था। जी हाँ, 24 नंबर का क्वेश्चन, इसका ऑप्शन बी सही है। मतलब पहला और दूसरा आपका एकदम सही है, और तीसरा यह आपका गलत है। चलिए इनकी व्याख्या के थोड़ी सी व्याख्या भी देख लेते हैं साथियों। तो भारत की आज़ादी का जो 75वें वर्ष का उपलक्ष्य जो आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जाता है साथियों, जो महात्मा गांधी के नाम पर एक ग्रीन ट्रायंगल के रूप में मेडागास्कर की राजधानी में इसका उद्घाटन किया गया है। और फिनिक्स फर्म को सत्याग्रह का जन्म स्थान माना जाता है। हालांकि दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के दूसरे शिविर टॉलस्टॉय फर्म में सत्याग्रह को संघर्ष के हथियार के रूप में ढाला गया था।
और यह भी एकदम सही है साथियों कि 1893 में दादा अब्दुल्ला नामक व्यापारी के कानूनी सलाहकार के रूप में सेवा करने के लिए जो है गांधी जी डरबन नटाल पहुंच गए थे। जी हाँ, अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं साथियों, और अगला क्वेश्चन है आपका 25। जी हाँ, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है? मध्य एशिया से आए शकों को मल्लेच कहा जाता था। दूसरा, संस्कृत ग्रंथों और शिलालेखों ने व्यापारियों को नामित करने के लिए वणिक शब्द का उपयोग किया है। जी हाँ, इसमें से आपको सही आंसर चुनना है साथियों, और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मतलब पहला और दूसरा आपके जो है साथियों यह दोनों जो है एकदम सही हैं। चलिए इनकी भी छोटी सी बात कर लेते हैं, ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है क्वेश्चन ये। तो शक जो मध्य एशिया से भारत आए थे, जो ब्राह्मण, मल्लेच्छ, बर्बर अथवा अंतरदेशीय माने जाते थे साथियों। जी हाँ, और संस्कृत के ग्रंथों और अभिलेखों में व्यापारियों के लिए वणिक शब्द का प्रयोग किया जाता है। एकदम सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं साथियों, और क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा कथन नेत्रा परियोजना के बारे में सही है? जी हाँ, आपको बताना है। पहला क्या है? सूर्य का अध्ययन करने वाला यह भारत का पहला मिशन है। ऑप्शन बी, यह 1 सेमी जितनी छोटी वस्तुओं को चिन्हित कर सकता है, पता लगा सकता है और सूचीबद्ध कर सकता है। तीसरा, यह एक सतत भारतीय मानव अंतरिक्ष अन्वेषण कार्यक्रम की नींव रखता है। डी ऑप्शन क्या है? यह अंतरिक्ष में एक पूर्व चेतावनी प्रणाली है। जी हाँ, आपको इसमें से बताना है कौन सा जो है इस परियोजना के बारे में सही आंसर है। जी हाँ, 26 नंबर का क्वेश्चन साथियों, और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। जी हाँ, नेत्रा क्या है? तो यह जो है यह अंतरिक्ष में एक पूर्व चेतावनी प्रणाली है साथियों। जी हाँ, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं साथियों। जी हाँ, 27 नंबर क्वेश्चन, आपको इसमें से बताना है कौन सा समझौता, कौन सी इसकी स्थापना वर्ष थी, मतलब कौन सा समझौता कब हुआ था। जी हाँ, लखनऊ समझौता एक तरफ है, मुस्लिम हिंद लीग है। इसमें साथियों क्या होता है कि आपको अगर एक भी पता है या दो भी पता है तो इसमें से जो आपको सही पता चल जाएगा। उपर्युक्त में से कौन सा सुमेलित है आपको ये बताना है, और कौन सा गलत है आपको इसमें भी मैं बताऊँगा कौन सा इसमें से गलत है। जी हाँ, 27 नंबर का क्वेश्चन साथियों, और इसका जो है ऑप्शन ए एकदम सही है, मतलब दूसरा और तीसरा जो है वह सही है साथियों, और पहला गलत है। जी हाँ, यही तो है, पहला आपका इसमें जो है गलत बताया जा रहा है। चलिए ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं साथियों, और क्वेश्चन नंबर आपका देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन है आपका। जी हाँ, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा मेडागास्कर द्वीप के सबसे निकट है? ऑप्शन ए, रियूनियन द्वीप समूह। ऑप्शन बी, डिएगो गार्सिया। ऑप्शन सी, मॉरिशस। ऑप्शन डी, कोमोरोस। जी हाँ, 28 नंबर का क्वेश्चन है साथियों, और इसका सही आंसर है कोमोरोस। जी हाँ, कौन सा है साथियों? कोमोरोस जो है इसका सही आंसर है साथियों। या कोमोरोस और मेडागास्कर के बीच की दूरी लगभग 782 किमी है। जी हाँ, यूरेनियन और मेडागास्कर के बीच की दूरी 980 किलोमीटर है, और डिएगो गार्सिया और मेडागास्कर के बीच की दूरी 3039 किलोमीटर है, और मॉरिशस और मेडागास्कर के बीच की दूरी 1132 है। मेडागास्कर जो है विश्व का चौथा सबसे बड़ा द्वीप है, इसीलिए जो है ऑप्शन डी आपका एकदम सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं साथियों। जी हाँ, बौद्ध और जैन ग्रंथों में निम्नलिखित में से किन महाजनपदों का उल्लेख किया गया है साथियों? जी हाँ, आपको बताना है किन महाजनपदों का इसमें उल्लेख किया गया है। जी हाँ, 29 नंबर का क्वेश्चन साथियों, और इसका सही आंसर है साथियों ऑप्शन डी, मतलब जो है यह आपके जो है 6 जो साथियों महाजनपद है, इन सभी का उल्लेख जो है बौद्ध ग्रंथों में किया गया है साथियों। जी हाँ, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं साथियों, और क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकारम सत्तनार द्वारा रचित था। दूसरा, पुराणों में केवल सृष्टि की रचना और सृष्टि की प्रक्रिया में सम्मिलित देवताओं के बारे में ही वर्णन है। जी हाँ, इसमें से आपको सही आंसर बताना साथियों, और 30 नंबर का यह क्वेश्चन है, इसका सही आंसर है साथियों ऑप्शन डी, ना तो एक ना तो दो, मतलब आपके दोनों गलत हैं। चलिए अगर गलत हैं तो इनकी हम व्याख्या भी कर लेते हैं साथियों, आपको सही और सटीक जानकारी होनी चाहिए। करीब 1800 साल पहले एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य की रचना इगालो नामक व्यक्ति ने की थी। इसमें कोवलन नाम के एक व्यापारी की कहानी है। वह पुहार में रहता था, उसकी पत्नी कंगनी की
उपेक्षा कर वह एक नर्तकी माधवी से प्रेम करने लगा था। इसके बारे में साथियों इसमें दिया गया है। चलिए ठीक है, दूसरा देखते हैं। कथन क्या था? पुराणों का शाब्दिक अर्थ प्राचीन है। पुराणों में विष्णु पुराण, शिव पुराण, दुर्ग पुराण या पार्वती जैसे देवी देवताओं की जुड़ी कहानियाँ हैं। इसमें इन देवी देवताओं की पूजा की विधियाँ दी गई हैं साथियों। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं, जिससे सब उन्हें सुन और समझ सके। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे भी इससे सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे, जिससे लोग सुनने आते थे। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 31 आपका देखते हैं साथियों। जी हाँ, हाइपरसोनिक मिसाइल तकनीक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, यह आपको बता। पहला कथन है, हाइपरसोनिक मिसाइल प्रणाली के अंतर्गत कोई मिसाइल या आयुध कम से कम 5 मैक की गति से उड़ान भरने के साथ गैर गतिशील होते हैं। दूसरा कथन क्या है साथियों? हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल ठोस ईंधन चलित उच्च गति वाले इंजन द्वारा संचालित होती है, जो इसे इसके लक्ष्य तक पहुंचने के बाद गति प्रदान करता है साथियों। जी हाँ, आपको इसमें से सही कूट चुन करके बताना है, जो 31 नंबर का है, और इसका सही कूट है साथियों ना तो 1 ना तो 2, मतलब कि जो है आपका पहला भी गलत हुआ और दूसरा भी गलत हुआ। चलिए इसकी हम स्पष्ट जानकारी लेते हैं कि क्या सही है। हाइपरसोनिक मिसाइल प्रणाली के अंतर्गत कोई मिसाइल या आयुध कम से कम 5 मैक अर्थात ध्वनि की गति से 5 गुना की गति से उड़ान भर सकता है साथियों। हाइपरसोनिक मिसाइल की गतिशीलता इसे बैलिस्टिक मिसाइल से अलग करती है। जी हाँ, 2 प्रकार की हाइपरसोनिक हथियार प्रणालियों में हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल और हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल, जी हाँ, हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल शामिल है साथियों। और हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल अपने लक्ष्य तक पहुंचने के बाद हाइड्रोजन तरल ईंधन चलित वायवीय उच्च गति इंजन या स्क्रैमजेट द्वारा संचालित होती है। जी हाँ, और अगर हम इनकी बात करें तो गतिशीलता और उड़ान में कम ऊंचाई के कारण प्रायः हाइपरसोनिक मिसाइलों का पता लगाना काफ़ी चुनौतीपूर्ण होता है। जी हाँ, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं साथियों, और 32 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। जी हाँ, संगम काल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है? तोल्काप्पियम तमिल व्याकरण का सबसे पुराना संग्रह है। दूसरा, इस काल में महिलाओं को अपना जीवन साथी चुनने की अनुमति थी। जी हाँ, 32 नंबर का क्वेश्चन है साथियों। जी हाँ, तोल्काप्पियम तमिल साहित्य कृति का सबसे पुराना माना जाता है साथियों। इसका ऑप्शन सी एकदम सही है, मतलब कि दोनों आपके एकदम सही हैं साथियों। जी हाँ, और इसके पहले 2 भाग प्राचीन तमिल भाषा विज्ञान जैसे शब्दावली, स्वर विज्ञान, आकृति विज्ञान और वाक्य रचना से संबंधित हैं। जी हाँ, महिला, और इसमें अगर बात की जाए तो साथियों महिलाओं को सम्मान दिया जाता था और उन्हें बौद्धिक गतिविधियों की अनुमति थी। अव्वैयार नेचिलियर और ककई पांडियार जैसी महिलाएं कवियों ने तमिल साहित्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, और महिलाओं को अपना जीवन साथी चुनने की अनुमति थी, लेकिन विधवाओं का जीवन यहाँ भी दयनीय ही होता था। चलिए ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं साथियों। जी हाँ, अशोक के अभिलेख निम्नलिखित में से किस भाषा लिपि में उत्कीर्ण किए गए थे साथियों? इसमें से जो पहला है प्राकृत, दूसरा संस्कृत, तीसरा अरमाइक, चौथा ब्राह्मी और 5वां ग्रीक। जी हाँ, आपको इसमें से सही आंसर बताना है साथियों। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मतलब चौथी, मतलब ब्राह्मी लिपि। जी हाँ, कौन सी लिपि है? ये ब्राह्मी लिपि, जिसमें जो है अशोक के अभिलेख पाए जाते हैं साथियों। चलिए अशोक की थोड़ी सी बात कर लेते हैं साथियों। अशोक के अधिकांश शिलालेख प्राकृत भाषा में थे, जबकि उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में मिलने वाले शिलालेख अरमाइक व ग्रीक लिपि में भी थे, जो कम मात्रा में थे। प्राकृत भाषा के अधिकांश शिलालेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए। हालांकि उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में मिलने वाले कुछ शिलालेख खरोष्टी लिपि में भी लिखे गए थे, लेकिन वह भी कम मात्रा में है। अफगानिस्तान के शिलालेखों के लिए अरमाइक और ग्रीक लिपियों का इस्तेमाल किया गया था। जी हाँ, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर जो है 34 देखते हैं साथियों। जी हाँ, बामियान, जी हाँ, बामियान बुद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। पहला कथन क्या है? मेष आयनाक नाम का पुरातात्विक स्थल लैपिस लाजुली से समृद्ध है। दूसरा,
बमियान से संबंधित बुद्ध की सभी प्रतिमाओं की मुद्रा समान है। तीसरा, यहाँ मूर्तियाँ गुप्त, ससेनियक और हेलेनिक कलात्मक शैलियों के संगम का प्रमुख उदाहरण थी साथियों। 34 नंबर का क्वेश्चन है और इसका सही आंसर है साथियों ऑप्शन बी। मतलब केवल तीसरा जो है आपका सही है, बल्कि जो है यह दोनों जो है साथियों, पहला और दूसरा, यह आपका गलत है साथियों। जी हाँ, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर जो है 35 देखते हैं साथियों। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, लिथोग्राफ और मुद्रित खंड पांडुलिपियों के उदाहरण हैं। दूसरा, आहत सिक्के आमतौर पर गोलाकार होते थे। और साथियों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। जी हाँ, मतलब कि दोनों आपके जो है इसमें विचार गलत दिए गए हैं। चलिए इनको स्पष्ट ही कर लेते हैं। पांडुलिपि कागज, छाल, कपड़ा, धातु, ताड़ के पत्ते या ऐसी ही किसी अन्य सामग्री पर कम से कम 75 साल पुराने एक हस्तलिखित रचना होती है जिसका महत्वपूर्ण वैज्ञानिक, ऐतिहासिक या सौंदर्य मूल्य होता है। जी हाँ, लिथोग्राफ या मुद्रित पुस्तकें पांडुलिपियाँ नहीं होती हैं। जी हाँ, अक्सर एक भाषा कई अलग अलग लिपियों में लिखी जाती है। उदाहरण के लिए संस्कृत को उड़िया लिपि, जी हाँ, संस्कृत को उड़िया लिपि, ग्रंथ लिपि, देवनागरी लिपि और कई अन्य लिपियों में लिखा जाता है साथियों। आहत सिक्के या आमतौर पर आयताकार या कभी कभी चौकोर या गोल होते हैं साथियों। जी हाँ, चौकोर या गोल होते हैं। तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर जो है 36 देखते हैं। सूफियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, सूफियों ने मुस्लिम धार्मिक विद्वानों द्वारा बनाए गए विस्तृत अनुष्ठानों और आचार संहिता को स्वीकार नहीं किया था। दूसरा, इन्होंने जिक्र का उपयोग कर प्रशिक्षण के विस्तृत तरीके विकसित किए थे। तीसरा, 12वीं शताब्दी के बाद मध्य एशिया से आने वाले सूफी बड़ी संख्या में हिंदुस्तान में ही बस गए। तीसरा, सूफी संतों ने अपनी सभाओं का आयोजन अपने खानकाहों या धर्मशालाओं में किया था। आपको इसमें से सही आंसर देना है ऑप्शन सी आपका, जो सॉरी साथियों 36 का ऑप्शन बी आपका एकदम सही है। जी हाँ, मतलब दूसरा और चौथा। जी हाँ साथियों, आपका दूसरा और चौथा जो है एकदम सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 37 नंबर का देखते हैं साथियों। जी हाँ, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या है, वर्ष 1921 में मालाबार विद्रोह ब्रिटिश शासकों और स्थानीय हिंदू जमींदारों के खिलाफ होने वाला मुस्लिम किसानों का विद्रोह था। ऑप्शन बी साथियों। दूसरा कथन क्या है, मालाबार विद्रोह को धार्मिक विद्रोह के रूप में भी वर्णित किया गया था। तीसरा क्या है साथियों, मोपला मुख्य रूप से दक्षिण केरल में रहते थे। जी हाँ, आपको इसमें से सही आंसर देना है। जो 37 नंबर क्वेश्चन है इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मतलब केवल एक आपका एकदम सही है और साथियों जो दूसरा और तीसरा यह साथियों आपके दोनों गलत हैं। चलिए इसके बारे में हम बात करें तो वर्ष 1921 में मालाबार विद्रोह, जिसे मोपला मुस्लिम दंगों के रूप में जाना जाता है, ब्रिटिश शासकों और स्थानीय हिंदू जमींदारों के खिलाफ मुस्लिम किसानों का विद्रोह था। यह विद्रोह जी हाँ 20 अगस्त 1921 से शुरू होकर कई महीनों तक चला था। कुछ इतिहासकार ऐसा विवरण में कहा जाता है कि इसमें से लगभग 2339 विद्रोहियों सहित लगभग 10 लाख लोगों की जान चली गई थी। जी हाँ, इसे अक्सर दक्षिण भारत में सबसे पहले होने वाले राष्ट्रवादी विद्रोहों में से एक माना जाता है। इससे किसान विद्रोह के रूप में भी वर्णित किया गया है साथियों। और मोपला की अगर बात करें तो मोपला नाम मलयाली भाषी मुसलमानों को दिया गया है जो उत्तरी केरल के मालाबार तट पर रहते हैं। जी हाँ, इसलिए ऑप्शन ए आपका एकदम सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 38 हम देखते हैं। जी हाँ साथियों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है साथियों, मुगल दरबार के इतिहास को तुर्की भाषा में लिखा गया था। दूसरा, मुगल भारत की सभी पुस्तकें पांडुलिपियों के रूप में थीं। इसमें से आपको बताना है कौन सा कथन सही नहीं है, यह ध्यान रखना है साथियों, सही नहीं है। तो ऑप्शन है, मतलब पहला कथन जो है वह साथियों सही नहीं है, बल्कि दूसरा कथन आपका एकदम सही है। चलिए इनकी व्याख्या की अगर हम बात कर लेते हैं साथियों, तो मुगल दरबारी इतिहास फारसी भाषा में लिखे गए थे। दिल्ली के सुल्तानों के काल में उत्तर भारतीय भाषाओं विशेषकर हिंदवी व इसके क्षेत्रीय विभिन्नताओं के साथ फारसी दरबार और साहित्य रचनाओं की भाषा के रूप में खूब पुष्पित पल्लवित
हुई थी। जी हाँ, अकबरनामा जैसे मुग़ल इतिहासकार फ़ारसी में लिखे गए थे, जबकि अन्य जैसे बाबर और संस्मरणों में बाबरनामा के नाम से तुर्की में फ़ारसी में अनुवाद किया गया था। और इनकी बात करें साथियों तो मुग़ल भारत की सभी पुस्तकें पांडुलिपियों के रूप में थीं, अर्थात वे हाथ से लिखी हुई होती थी। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर जो है 39 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। जी हाँ, उत्तरी काले चमकदार पात्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको साथियों। पहला कथन क्या है, NBPW कठोर चाक निर्मित धातु की तरह दिखने वाले तथा चमकदार काली सतह वाले पात्र हैं। दूसरा क्या है, NBPW प्रथम शहरीकरण से संबंधित है। तीसरा क्या है, NBPW संस्कृत भारतीय उपमहाद्वीप में लौह प्रौद्योगिकी की व्यापक उपयोग के काल से संबंधित है। जी हाँ साथियों, इसमें से आपको सही आंसर चुनना है। 39 नंबर का क्वेश्चन, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मतलब पहला और तीसरा आपका एकदम सही है। बल्कि जो साथियों यहाँ आपका दूसरा दिया गया है यह एकदम गलत है साथियों। जी हाँ, जो गलत है हम उसकी व्याख्या करेंगे साथियों। तो जो है NBPW चरण द्वितीय शहरीकरण से संबंधित था साथियों। जी हाँ, इसमें जो है प्रथम दिया गया था, इसके लिए यह गलत है, यह तृतीय चरण से संबंधित है। इसके बारे में अगर हम बात करें, जो इस अवधि के आवास प्रतिरूप रहन सहन, सिक्कों, कृषि और पशुपालन, कला और वास्तुकला व्यापार गतिविधियों में परिलक्षित होता है। मानव जनसंख्या में होने वाली उल्लेखनीय वृद्धि बड़ी बस्तियों के पास विकसित होने वाली छोटी बस्तियों की वृद्धि में प्रकट होती हैं। जी हाँ, और अगर NBPW संस्कृत भारतीय उपमहाद्वीप में लौह प्रौद्योगिकी के व्यापक उपयोग के काल से संबंधित है। रेडियोमेट्रिक तिथियां इसकी प्राचीनता को 8वीं सदी ईसा रूप में इंगित करती है। जी हाँ साथियों, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। थेय्यम एक प्रसिद्ध अनुष्ठानिक कला रूप है। जी हाँ, आपको बताना है थेय्यम एक प्रसिद्ध अनुष्ठानिक कला रूप है। ऑप्शन ए उत्तरी केरल का, ऑप्शन बी दक्षिणी केरल का, ऑप्शन सी उत्तरी कर्नाटक का, ऑप्शन डी दक्षिणी कर्नाटक का। जी हाँ साथियों, आपको इसमें से सही आंसर देना है साथियों। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मतलब उत्तरी केरल का। जी हाँ, यह उत्तरी केरल का जो है अनुष्ठानिक कला रूप है साथियों। पहली बात तो हम थेय्यम की बात करेंगे, तो थेय्यम एक प्रसिद्ध अनुष्ठानिक कला है जिसकी उत्पत्ति जो है साथियों केरल में हुई है। जी हाँ, इसमें नृत्य, माइम और संगीत शामिल होते हैं। यह उन प्राचीन आदिवासियों की मान्यता को प्रमुखता देता है जिन्होंने नायकों की पूजा, अपने पूर्वजों की आत्माओं को बहुत महत्व दिया है। इसमें चेंडा, एलाथलम, कुरुमुक्कुलम, विचुचेंडा जैसे संगीत वाद्य यंत्रों के साथ औपचारिक नृत्य होते हैं। इसमें सबसे प्रमुख हैं रक्त चामुंडी, कारी चामुंडी, मुची, लोट्टू, भगवती, वायनाडू, कोलावेन, गुलिकन और पोटन। जी हाँ, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं साथियों और अगला क्वेश्चन देखते हैं 41। जी हाँ, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना आपको साथियों। पहला कथन क्या है, कीमतों को नियंत्रित करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली के विभिन्न वस्तुओं के लिए अलग अलग बाजार स्थापित किए। दूसरा, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों को वेतन को एकता के बजाय नकद कर दिया था। तीसरा, मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए दीवान-ए-कोही नामक एक नया विभाग स्थापित किया था। चौथा, मोहम्मद बिन तुगलक ने तांबे के सिक्के के स्थान पर चांदी का सिक्का चलाया था। इसमें से आपको सही बताना है कौन सा सही है साथियों, और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मतलब पहला, दूसरा और तीसरा आपका सही है और चौथा आपका साथियों यह गलत है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं साथियों। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ किताबें दी गई हैं, एक तरफ लेखक दिया गया है और इसमें से आपको बताना है कि इसमें से कितने युग्म सही हैं। जी हाँ, किताब उल हिंद की अगर हम बात करते हैं साथियों, तो इसकी व्याख्या में अगर हम बात करें तो अरबी में लिखी गई किताब अल-बरूनी की कृति किताब उल हिंद है। जी हाँ, अल-बरूनी ने किताब उल हिंद को की भाषा सरल और स्पष्ट की है साथियों। जी हाँ, और अगर हम आगे देखते हैं तो अल-बरूनी की पुस्तक जो है अल-बरूनी द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृत्तांत रिहला है।
जो आपका जो है साथियों यह दूसरा भी सही हुआ, पहला भी सही हुआ। चलिए ठीक है, अब हम बात करते हैं साथियों अकबरनामा के लेखक अबुल फजल थे। कौन थे? अकबरनामा के लेखक जो है वह अबुल फजल थे। आपका तीसरा भी सही हो गया। चौथे की अगर हम बात करते हैं साथियों, अब्दुल हमीद लाहौरी को बादशाह नामा के लेखक के रूप में जाना जाता है साथियों। मतलब आपका चौथा भी एकदम सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आपके जो है साथियों चारों सही हैं। जी हाँ, चलिए तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं साथियों, और जो है 43 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। पाल दाधवाव नरसंहार 1922 निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ था? ऑप्शन ए महाराष्ट्र में, ऑप्शन बी राजस्थान में, ऑप्शन सी गुजरात में, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश में। जी हाँ, आपको इसमें से सही आंसर देना है, और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी गुजरात में। जी हाँ साथियों, ऑप्शन सी आपका गुजरात में एकदम सही आंसर है। चलिए ठीक है, इसकी हम बात करें तो यह साथियों जो है यह 7 मार्च में हुआ था। जी हाँ, 7 मार्च को हुआ था, 7 मार्च। और अगर हम सन की बात करें तो यह साथियों 1922 में। जी हाँ, 1922 में जो है यह हुआ था। जी हाँ, 1922 में। और साबरकांठा जिले के पाल चितरिया और ददगांव में हुआ था। जी हाँ, यह आंदोलन अंग्रेजों और सामंतों द्वारा किसानों पर लगाए गए भू राजस्व से संबंधित था। इसमें मोतीलाल तेजावत का जन्म राजस्थान के मेवाड़ के क्षेत्र में आदिवासी बहुल कोलियारी गांव के एक व्यापारी बनिए के रूप में हुआ था साथियों। एक ही आंदोलन में योगदान के लिए उन्हें याद किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 42 आपका देखते हैं, 44 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या है? किसी मनसब का पद और उसका वेतन उसके जात से स्वतंत्र होते थे। दूसरा, 5 भागों में लिखे गए अबुल फजल के अकबरनामा का प्रत्येक भाग एक विशिष्ट पहलू से संबंधित है। आपको इसमें से जो है सही आंसर देना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। जी हाँ, ना तो पहला ना तो दूसरा, मतलब आपके दोनों गलत हैं साथियों। जी हाँ, और अगर हम इनकी बात कर लें साथियों, मनसब रखने वाले व्यक्तियों को मनसबदार कहा जाता था, जिसका अर्थ एक पद या रैंक धारण करने से होता है। इनकी जिम्मेदारियों की अगर बात करें तो वेतन, सैन्य जिम्मेदारियां और जो है ये सब इनकी जो है साथियों होते। और इनके जात की संख्या जितनी अधिक बढ़ती थी दरबार में, अबजाद की प्रतिष्ठा उतनी ही बढ़ जाती थी साथियों। जी हाँ, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर जो है 45 देखते हैं साथियों। हम्पी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, हम्पी कृष्ण तुंगभद्रा बेसिन में स्थित है। दूसरा, महानवमी त्यौहार हम्पी में मनाए जाने वाला सबसे अधिक महत्वपूर्ण त्योहारों में से है। तीसरा, विजय विट्ठल मंदिर का निर्माण 15वीं शताब्दी में राजा देवराय प्रथम ने कराया था। इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है, यह आपको बताना है। जी हाँ, कौन सा कथन सही नहीं है। जी हाँ, आपका 45 नंबर का क्वेश्चन साथियों, और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। जी हाँ साथियों, ऑप्शन बी, मतलब जो है केवल तीसरा जो है सही नहीं है, बाकी जो है आपके साथियों दोनों सही हैं। जी हाँ, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं साथियों, और क्वेश्चन नंबर आपका देखते हैं 46। जी हाँ, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन तकनीक RFID के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला, यह एक प्रकार की वायरलेस ट्रैकिंग प्रणाली है जिसमें टैग और रीडर शामिल होते हैं। दूसरा, सक्रिय RFIDs को रीडर द्वारा संचारित विद्युत चुंबकीय ऊर्जा का उपयोग करके सक्रिय किया जाता है। तीसरा, निष्क्रिय टैग की तुलना में सक्रिय टैग की रीड रेंज लगभग 300 फीट अधिक होती है। यह आपको बताना है। इसमें से सही आंसर है ऑप्शन सी, मतलब पहला और तीसरा आपका एकदम सही है साथियों, और दूसरा आपका गलत है। इसकी हम अगर बात कर लेते हैं साथियों, तो रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी एक प्रकार की वायरलेस तकनीक है जिसमें टैग और रीडर शामिल होते हैं साथियों। जी हाँ, इसमें रेडियो तरंगों का उपयोग वस्तुओं या लोगों तथा ऐसे उपकरण जिन्हें हाथ से पकड़ा जा सकता है या खंभों या इमारतों जैसे स्थिर स्थिति में रखा जा सकता है साथियों। जी हाँ, तो साथियों ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें साथियों, शेयर करें, लाइक करें। तो साथियों ऐसे ही आपको दृष्टि IAS की टेस्ट सीरीज मिलती रहेंगी साथियों, और इसकी PDF के लिए साथियों हमारे WhatsApp नंबर पर संपर्क करें। हम आप लोगों को जो है PDF मुफ्त में उपलब्ध कराएंगे साथियों। जय हिंद।